चलिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज कर लिया। बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है सैलरी का, कंडीशंस क्या होती हैं। नंबर 2, हम लोगों ने जो टैक्स फ्री सैलरी क्या होता है, वेवर ऑफ सैलरी क्या होता है, सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है, वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने जो सैलरी में ग्रेड्स होते हैं, वो ग्रेड्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम उनको ऑपरेट करते हैं, वो सब कर लिया हम लोगों ने। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा कि सैलरी में कंप्यूटेशन अगर आपको करनी है तो उसके लिए क्या परफॉर्मा होता है जी। सैलरी कंप्यूट करने के लिए क्या परफॉर्मा होता है, बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंसेस है, प्लस परक्विजिट्स हैं, प्लस मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, प्लस कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह कंट्रीब्यूशन वगैरह है। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, उसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन सेक्शन 16 की, प्रोफेशनल टैक्स की और एंटरटेनमेंट अलाउंस की। दो डिडक्शन लेस करने के बाद जो सैलरी आती है वो नेट सैलरी मतलब टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। सबसे पहले हमने अलाउंसेस और परक्विजिट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें होती हैं, एक अलाउंस होता है, एक परक्विजिट्स होता है। अलाउंस क्या होता है, एक मॉनेटरी पेमेंट, मतलब मंथली फिक्स पेमेंट जो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को की जाती है। मंथली फिक्स पेमेंट अपने एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को की जाती है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। अलाउंस मतलब भत्ता। ठीक है जी। मासिक मासिक भत्ता, मासिक मतलब मंथली फिक्स पेमेंट, वो हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, वो कोई भी अलाउंस, मतलब आप कुछ भी लगा लो, हॉस्टल सॉरी, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस हो सकता है। ठीक है जी, कोई भी अलाउंस हो सकता है किसी भी तरीके का। ठीक है। दूसरा प्रेक्विजिट्स, प्रेक्विजिट्स क्या होता है, फैसिलिटी, आपको घर रहने की फैसिलिटी दे दिया, अपना रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, कार यूज़ करने के लिए दे दी, फर्नीचर यूज़ करने के लिए दे दिया, है ना। तो और बहुत सारी जितनी भी आप फैसिलिटी सोच सकते हो सोच लो, उनकी हमने वैल्यूएशन कैसे करनी है। उसकी वैल्यूएशन हमें इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, अब एक एक करके हम अलाउंसेस को समझेंगे। अलाउंसेस यहाँ पर कुल मिला के अगर आप बात करो कितनी कैटेगरी में दिए गए हैं अलाउंसेस की, मैं आपको चलिए चार्ट के थ्रू समझाता हूँ कि कितनी कैटेगरी में दिए गए हैं। हम्म अलाउंसेस नंबर 1 फुली एग्जम्प्ट, नंबर 2 फुली टैक्सेबल, नंबर 3 पार्टली एग्जम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, नंबर 4 एग्जम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंड। अलाउंसेस मतलब चार कैटेगरी के होते हैं, एक जो फुली एग्जम्प्ट हैं, एक जो फुली टैक्सेबल हैं, एक जो इनकम टैक्स
कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि इतना एग्जाम्प्ट इतना टैक्सेबल, जितना रिसीव होगा उसमें से इतना एग्जाम्प्ट इतना टैक्सेबल। चौथा, एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट, मतलब आप कह सकते हो जितना हमने स्पेंट किया उतने तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए चौथे वाले से ही शुरुआत करते हैं। एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंट का मतलब क्या होता है? मैं एक अलाउंस की एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए यूनिफॉर्म अलाउंस है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, जो करता है एक्चुअली में यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिला है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड पेड ₹1000 पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस। टू मिस्टर ए। मिस्टर ए स्पेंट ये क्वेश्चन है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। यहां पे स्पेंड कितना किया है? 8,000 रुपये। यहां पे स्पेंड कितना किया है? बंदे ने 20,000 रुपये की यूनिफॉर्म ले ली। ठीक है जी, 20,000 रुपये की यूनिफॉर्म स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर वाला जो बात है वो भी यहाँ पे आपको समझ लग जाएगी कि मैं कल बेनिफिट के बारे में क्या बोल रहा था, और वो बेनिफिट भी आपको समझ लग जाएगा। और किसी भी अलाउंस का टैक्सेबल निकालने के लिए क्या हमने पढ़ा था? अलाउंस रिसीव कितना हुआ है माइनस एग्जाम्प्ट। ठीक है जी, ऐसे ही था, रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल। फाइन। अब देखिए अलाउंस रिसीव कितना हुआ? 1,000 रुपये पर मंथ हो रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस। साल का कितना हो गया? 12,000 रुपये माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट मैंने आपको कितना बोला था? अप टू अमाउंट स्पेंट। यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो उस कैटेगरी में आता है जिसमें अलाउंस, ये वाले जो अलाउंस हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस जो है अप टू अमाउंट स्पेंट तक एग्जाम्प्ट है, जितना पैसा खर्च किया उतने तक एग्जाम्प्ट है मैक्सिमम। अब आपको कितना स्पेंड किया केस 1 में? 8,000 रुपये। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 4,000 रुपये। इसको समझने का दूसरा तरीका आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेनिफिट कितने का हुआ। आपको एम्प्लॉयर ने दिए 12,000 रुपये साल के, 1,000 रुपये महीने का, साल के 12,000 रुपये दिए। उस 12,000 के 8,000 आपने खर्च कर दिए यूनिफॉर्म में। आपकी जेब में मुनाफा कितने का गया? 4,000 रुपये का। बेनिफिट 4,000, टैक्सेबल 4,000। हो गया ना? सेकंड केस। सेकंड केस में भी वही, रिसीव कितना है जी? रिसीव तो वही 12,000 ही होगा। माइनस एग्जाम्प्ट। अब सोचने वाली बात है, आपने यूनिफॉर्म पे खर्च कितना किया है? 20,000 रुपये।
क्या आपको 20,000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी? कतई नहीं। जब आपको एम्प्लॉयर ने दिया ही आपको 12,000 है तो एग्जाम्पशन भी कितने की होगी? 12,000 की। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? निल। अब आप कहोगे सर इसमें तो नुकसान हो गया एम्प्लॉय को। बिल्कुल हो गया जी। अब यहाँ पे नुकसान निकालने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, यहाँ पे तो हम ये देखने बैठे हैं कि एम्प्लॉय को फायदा कितना हुआ, एम्प्लॉय को फायदा कितना हुआ, है ना। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे क्या निकालने बैठे हैं? कभी आपने सैलरी किसी की नेगेटिव में सुनी है कि नहीं सुनी ना? तो बस हो भी नहीं सकती, इसलिए माइनस में कभी नहीं आएगा। आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिल सकती है? जितना आपने पैसा स्पेंड किया। और अगर आपने स्पेंड ही ज़्यादा किया है तो जितना आपको रिसीव हुआ है टू दैट एक्सटेंट द अमाउंट विल बी एग्जाम्ड। उस एक्सटेंट तक अमाउंट एग्जाम्ड हो जाएगी। ज़्यादा कैसे आप एग्जाम्शन ले सकते हो, है कि नहीं? ज़्यादा एग्जाम्शन आप ले ही नहीं सकते, इसलिए 12,000 का 12,000 एग्जाम्ड हो जाएगा, टैक्सेबल निल हो जाएगा। ठीक है जी। ये थी पहली कैटेगरी जिसमें आप जो अलाउंस है कितने तक एग्जाम्ड होता है, अप टू अमाउंट स्पेंड तक। ठीक है जी। ये दोनों केस लिख सकते हो फटाफट 1 मिनट लगा के। ये फर्स्ट केस का आंसर था। ये सेकंड केस का। किसी का ये चार्ट रह गया, ये भी कॉपी कर सकते हो जी। अलाउंसेस 4 कैटेगरी के हैं: फुली एग्जाम्ड, फुली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम्ड, पार्टली टैक्सेबल, एग्जाम्ड अप टू अमाउंट स्पेंट। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कौन से अलाउंसेस जो हैं। पहली कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि अमाउंट स्पेंट तक एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। वो कौन सी कैटेगरी है पहले उसका नाम भी बता देता हूँ। ये है एग्जाम्पशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव और स्पेंट विच एवर इज लेस। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रख लो जैसे मैंने याद बोला, चाहे वैसे याद रख लो, बात एक ही है। अब इसमें कौन कौन से अलाउंसेस हैं ये आपको लर्न करने हैं सर जी। यहाँ पर मेरी कोई मदद नहीं हो मिलेगी, आई एम सॉरी। पहला क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरा क्या है? डेली अलाउंस। तीसरा क्या है? कन्वेंस अलाउंस। चौथा क्या है? हेल्पर। पांचवा क्या है? एकेडमिक। छठवां क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 तरीके के अलाउंसेस हैं जिसमें क्या है, जितना पैसा खर्च करोगे उतना एग्जाम्प्ट, रिमेनिंग टैक्सेबल। ट्रैवलिंग, डेली ट्रैवलिंग आपको पता है किस लिए मिलता है? डेली किस लिए मिलता है? डेली चार्जेस जो रोजाना छोटे मोटे खर्चे होते हैं आपके ट्रांसफ़र वगैरह के, ठीक है, तो उसको मीट करने के लिए। कन्वेंस के लिए, ठीक है जी। और हेल्पर, कोई आपको कंपनी ने बोला कि कोई कदा बंदा रखना है, रख लो अपने अंडर, ठीक है जी। एकेडमिक अलाउंस किस लिए? कोई पढ़ाई के लिए, आपको रिसर्च के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए पैसे आपको दिए हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए हैं। ये अलाउंसेस जो है हम अप टू अमाउंट स्पेंड तक एग्जाम्प्ट हैं। अगला सेकंड कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी? पार्ट फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्प्ट। तो पहले हम लोग फुली टैक्सेबल और फुली एग्जाम्प्ट वाले पढ़ते हैं। चलिए जी, अब कौन से अलाउंसेस हैं जो फुली टैक्सेबल हैं, मतलब जितने मिलेंगे सारे ही सैलरी में ऐड ऑन हो जाएंगे। डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी आपको चेंज करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जिस पहले आप अपने होम टाउन में काम करते थे, कंपनी ने बोला कि नहीं यहाँ से यहाँ आ जाओ, आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। कहते हैं ठीक है भाई, 10,000 रुपये 5,000 के लालच में, मजबूरी में जॉब करनी थी, चले गए।
मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, ओवर टाइम अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट, वार्डन, फैमिली, नॉन प्रैक्टाइजिंग और डेपुटेशन अलाउंस। ठीक है जी। तो मतलब ये जो अलाउंसेस हैं, ये मोटे मोटे अलाउंसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसमें मैं आपको पहले ही बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। डीए, सीसीए, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवर टाइम, टिफिन, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, फैमिली, वार्डन, सर्वेंट, ठीक है, और डेपुटेशन अलाउंस। ये वो अलाउंसेस है जो फुली टैक्सेबल हैं। नंबर 3, फुली एग्जाम्ड। अब कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुली एग्जाम्ड हैं, मतलब जितने मर्जी मिले, टोटली फुली एग्जाम्ड। ठीक है जी, पूरे ही एग्जाम्ड हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं सुनिएगा जरा। नंबर 1, फॉरेन अलाउंस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। कहते हैं कोई भी अलाउंस या प्रक्विजिट्स मिला है, पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इज होली एग्जाम्ड। ये हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट के अंडर जॉब करते हो और गवर्नमेंट ने आपको आउटसाइड इंडिया भेजा है, तो वहां पर आपको बेसिक्स 3 चीजें मिलती हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंसेज और प्रक्विजिट्स। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल हो जाएगी, अलाउंसेज और प्रक्विजिट फुली एग्जाम्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। गवर्नमेंट ने आपको सर्विसेज रेंडर करने के लिए आउटसाइड इंडिया भेजा है, उसके लिए जो भी अलाउंस पे होगा, उसके लिए जो भी प्रक्विजिट पे होगा आपको उस समय, उस दौरान जो भी आपको अलाउंस या प्रक्विजिट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, फुली एग्जाम्ड हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जज को अलाउंस जो मिलता है, कहते हैं अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 22A सबसेक्शन 2 हाई कोर्ट जज एक्ट 1954 इज होली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी। हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंस मिलते हैं वो फुली एग्जाम्ड होते हैं जी। फर्दर एनी सब्सिडी अलाउंस टू द गिवन टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इज फुली एग्जाम्ड। ठीक है जी। आगे कोई इसके अलावा भी कोई सब्सिडी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं किसी तरीके के, वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फुली एग्जाम्ड हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है अलाउंसेस ऑफ यूएनओ एम्प्लॉई। यूएनओ के एम्प्लॉई को अलाउंस मिल रहे हैं वो भी फुली एग्जाम्ड हो जाएंगे। यूएनओ के एम्प्लॉई को, कोई भी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉई को जो भी अलाउंस मिलेगा वो भी फुली एग्जाम्ड हो जाएंगे। नंबर 4, कोई भी अलाउंस या परक्विजिट मिल रहा है यूपीएससी के चेयरमैन को, है ना, यूपीएससी के चेयरमैन को कोई भी अलाउंस या परक्विजिट मिल रहा है वो भी फुली अलाउंस, सर्टेन, सॉरी नॉट फुली, सर्टेन अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस हैं और परक्विजिट्स हैं जो चेयरमैन या रिटायर्ड चेयरमैन या फिर किसी मेंबर या रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम द टैक्सेशन। ठीक है जी। तो कुल मिला के 4 तरीके के अलाउंस हुए जो फुली एग्जाम्ड होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहे हो और गवर्नमेंट ने आपको सर्विस रेंडर करने के लिए आउटसाइड इंडिया बाहर भेजा है, आउटसाइड इंडिया भेजा है, तो आपको अलाउंस या परक्विजिट्स कोई भी मिल रहे हैं वो फुली एग्जाम्ड हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन हो या मेंबर हो या रिटायर्ड मेंबर हो या यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन हो, कोई भी अलाउंस, सर्टेन कुछ अलाउंसेस और परक्विजिट्स जो मिल रहे हैं वो आपको, वो सर्टेन कौन से हैं, वो उनके जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें बताया होगा, नोटिफिकेशन के थ्रू बताया होता है कि हाँ भाई यूपीएससी के जो चेयरमैन है उसको ये वाले अलाउंस टाइमली मैनर में अलग अलग समय में नोटिफिकेशन जारी करके नोटिफाई किया जाता है कि ये अलाउंसेस, ये परक्विजिट एग्जाम्ड हैं। ठीक है जी। नंबर 3, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को अलाउंसेस मिले हैं वो फुली एग्जाम्ड हैं। यूएनओ के एम्प्लॉय को अलाउंस मिले हैं, फुली एग्जाम्ड हैं। ठीक है जी। ये हो गई तीसरी कैटेगरी। अब आते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। अब मेन आते हैं जिसमें थोड़ा सा मेरा रोल होगा। नंबर 4, अलाउंसेस पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो पार्टली एग्जम्प्ट होते हैं, पार्टली टैक्सेबल होते हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो पार्टली एग्जम्प्ट
पार्टली टैक्सेबल होते हैं। वो उनमें से क्या है, पहला क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, 100 रुपये पर मंथ। मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी हो सकती है, 100 रुपये पर मंथ। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो जी, ठीक है, सिर्फ 100 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्पशन है, और बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है जी। मैक्सिमम चिल्ड्रन 2, ठीक है जी। मतलब तीसरे बच्चे के लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तीसरे बच्चे के लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, चिल्ड्रन पहले नंबर पे एक ही, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना, मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी है, 100 रुपये पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं जी। मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 250 पर मंथ, फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये तो बहुत ही आसान है। अलाउंस आपको पता है, कोई भी अलाउंस है, रिसीव माइनस एग्जम्प्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल। ऐसा ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। रिसीव माइनस एग्जम्प्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल। तो यहाँ पे रिसीव कितना हुआ, 250 इंटू 12 इंटू 2, तो ये हो गया जी आपका 500, 250 इंटू 12 इंटू 2, 6000 हो गया जी। ये रिसीव हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव, एग्जाम्प्ट कितना था, 100 रुपये 12 महीने के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया, 2400। तो टैक्सेबल कितना हो गया जी, 3600। फाइन। तो यहाँ पर टैक्सेबल अलाउंस कितना हो गया, 3600 रुपये, 3600, ठीक है जी। रिसीव 250 इंटू 12 इंटू 2, 6000, और एग्जाम्प्ट इतना हो गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एग्जाम्पल ऐड करता हूं मैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है, 70 रुपीज पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले रिसीव 70 इंटू 12 इंटू 3, तो ये हो गया 70 इंटू 12 इंटू 3, 2520, 2520 कितना हो गया, रिसीव, रिसीव हो गया 2520 माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट कितना होता है जी, 100 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है मैक्सिमम। यहाँ पे तो मिले ही 70 है, यहाँ पे तो मिले ही 70 है, तो 70 ही एग्जाम्प्ट होगा। जब रिसीव ही 70 हुए हैं तो एक बच्चे के लिए एग्जाम्प्ट भी तो 70 होगा। तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया, 70 इंटू 12, ये एक बच्चे का हो गया, बच्चे 2 ही अच्छे, इंटू 2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 12 इंटू 2,
1680। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया टैक्सेबल। 2520 माइनस 1680, 840 रुपीज टैक्सेबल हो गया। ठीक है जी, अभी किसी के मन में डाउट है तो मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने। देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क क्या है। पिछले में रिसीव कितना हुआ था, वहां पर रिसीव हुआ था 250, एग्जाम्प्ट कितना था 100 था, तो 100 तक ही एग्जाम्पशन लेंगे, वहां पर बच्चे 2 ही थे। यहां पर रिसीव कितना हुआ है 70, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन 100 है ना, तो 70 में मिले हैं बच्चे क्या करते हैं 100 ही एग्जाम्प्ट करवा देते हैं। जब मिला 70 है तो एग्जाम्प्ट 100 कैसे करवा दोगे, ठीक है ना। तो ये गलती आप करोगे, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले ही मैंने स्कोप खत्म कर दिया गलती का। ठीक है जी, तो 70 × 12 × 2 ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, अगर इसमें छोटी सी मैं फटाफट एक माइनस ही चेंज करता हूँ, तो मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है वो 300 पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी कितनी अराइज हो जाएगी जी, रिसीव 300 × 12 × 1, 3600 ही हो गया है ना, 3600 हो गया, माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम तो मैक्सिमम कितना होना है, एक बच्चे के लिए ही होना है, कितना होना है 100 रुपये ही, 100 × 12 × 1, तो 1200 एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्सेबल 2400 हो गया। ठीक है जी, टैक्सेबल 2400 हो गया। ठीक है जी, ये आपका हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब ऐसे ही दूसरे अलाउंस है, ऐसे ही दूसरे अलाउंसेज हैं, बस नाम चेंज हो जाएंगे, कंप्यूट करने का तरीका वही रहेगा। चिल्ड्रन की जगह पे हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस हो जाएगा। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस कितना है जी, 300 रुपये पर मंथ है, यहाँ पर भी बच्चे 2 ही अच्छे, मैक्सिमम चिल्ड्रन 2। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2 तरीके के एम्प्लॉय को मिलता है, मैं आपको चलिए चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। चार्ट अच्छे से बनाते जाना, ठीक है जी, ये आगे जाके काम आएंगे आप लोगों को। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिला है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कहते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की काहे की बेचारे की एंटरटेनमेंट है ना, वो तो मजदूर आदमी है जी हमारी तरह, तो इसलिए उसको फुली टैक्सेबल। कहते खराब आदतें नहीं पानी है इन्होंने, है ना, इनको खराब आदतें नहीं डालनी ऐश करने की, घूमने फिरने की, इसीलिए फुली टैक्सेबल। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो यहां पर एग्जम्प्ट कितना होगा, एग्जम्प्ट लिस्ट ऑफ नंबर 1,
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 नोटिफाइड लिमिट, ₹5,000, नंबर 3 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों का जो लिस्ट होगा वही एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जामिशन हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सॉरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्ड कितना होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना हुआ है, या ₹5,000। मतलब क्या हुआ, एक चीज याद रखना, समझने का तरीका, जब किसी भी प्रोविजन में, मतलब उन्होंने बोला ना लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, तो उसमें अगर अमाउंट फिट की हुई है तो ये समझ के चलो वो मैक्सिमम एग्जाम्शन बता रहे हैं कि मैक्सिमम एग्जाम्शन कितनी होने वाली है, ₹5,000। अब इसका मतलब उन्होंने हिंट दे दिया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस में मैक्सिमम एग्जाम्शन कितने की होने वाली है, 5,000 की। ठीक है जी, 5,000 की। ठीक है। अब जैसे कि चलिए पहले कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे। ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना है जी, एग्जाम्प्ट अप टू ₹200 पर मंथ, ₹200 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है। माइनिंग या अंडरग्राउंड में रहने के लिए अलाउंस मिलता है कोई, वो ₹800 तक एग्जाम्प्ट है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस अगर कोई मिलता है तो 3,250 तक एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी। फील्ड में घूमने के लिए कोई अलाउंस मिलता है तो ₹2,600 तक एग्जाम्प्ट है। कोई बॉर्डर एरिया या रिमोट एरिया पे आपको भेज दिया जाता है, उसके लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, तो आपको 200 से ₹1,300 तक एग्जाम्प्ट है। अब आप सोचोगे कि सर हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे, 200 से 1,300 वाला क्या तो हुआ, लॉजिक हुआ, वहाँ समझो ऐसे जो दिया होता है ना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, 200 से 1,300। अब आपको क्या पता 200 या 500 या 700 या 1,000 या 1,200 1,300, है ना। तो जब ऐसी रेंज वाले लिखे होते हैं तो समझो ये आपको नहीं आने वाले। ठीक है जी। इसमें कोई अलग तरीके की कुंडी अड़ी अड़ी हुई है जिसमें जो आपको नहीं काम में नहीं आने वाली। ठीक है जी। ये अलाउंस स्पेसिफिक अलाउंसेस से जो पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल है। मेनली आपको यहाँ हमें याद रखने वाले कौन से हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो 3 है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ, मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन। हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 300 पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। एंटरटेनमेंट अलाउंस वो कितना पड़ा हमने, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,000 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है जी। उसके अलावा ये सारे एक बार हल्के हल्के रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। अब आते हैं जी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस पे, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने मर्जी वेरी लगा लो उतने कम है जी इसके लिए। इस बंदे की, इस अलाउंस की इज्जत ही बढ़ी है जी, मान ही बढ़ा है, रिस्पेक्ट ही बढ़ा है। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस क्या है, एम्प्लॉयर ने आपको घर रहने के लिए पैसे दे दिए, एम्प्लॉयर ने आपको घर रहने के लिए पैसे दे दिए, ये पकड़ो ₹10,000। जहां पर भी घर लेके रहना है रह लो अपनी मर्जी से, मेरी तरफ से कोई टोका टक्की नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये पकड़ो ₹10,000, आप हाउस रेंट अलाउंस इतना रख लो। ठीक है जी। हाउस रेंट अलाउंस इतना रख लो। तो HRA कितना एग्जाम्प्ट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या प्रोविजन है, एक प्रोविजन तो आपको पता ही है हमेशा रहनी है अलाउंस में, जहां पर विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, समझो वहां पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये तो आपका एक काम आसान हो जाता है। दूसरा दूसरा क्या है, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी।
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या होता है इसका मतलब बताता हूँ। और नंबर 3 है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। अगर नॉन मेट्रो सिटी का बंदा रहने वाला है तो 40% हो जाएगा। इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी वही आपकी एग्जम्पशन हो जाएगी, HRA की एग्जम्पशन हो जाएगी, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। मेट्रो सिटी का मतलब कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, है ना। और नॉन मेट्रो मतलब इसके अलावा कोई सिटी है तो। अब इसमें मैंने बोला कि सैलरी का मीनिंग क्या है, मतलब सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब यहां पे क्या है, मीनिंग ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन से वाला, ये जरा ध्यान से सुनना। डीए ओनली इफ इट इज इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब क्या है, यहां पे डीए एंटर बोला जाता है, डीए एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, या कला एंटर लिखा जाता है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, डीए एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जो डीएनएस अलाउंस है रिटायरमेंट बेनिफिट की। अब देखो ना, एम्प्लॉई अगर रिटायर होगा, एम्प्लॉई जब रिटायर होगा, रिटायर के लिए जो भी उसको फैसिलिटी पेमेंट्स दी जाती हैं, उस रिटायरमेंट के लिए जो भी उसको फैसिलिटीज जो पेमेंट दी जाती हैं, उसके लिए जो कंप्यूटेशन की जाती है रिटायरमेंट के दौरान, डीए की जो वैल्यू है जो एंटर की जाती है, इंक्लूड की जाती है, उसको एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। डीए एंटर, आगे से मैं बोलूंगा डीए एंटर। एंटर का मतलब एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब या ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, है ना, कोई इसके अलावा कोई और अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसके लिए पेमेंट मिल रही है, किसी भी तरीके की पेंशन है मान लो, तो किसी भी तरीके की कोई पेमेंट मिल रही है रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसमें जो डीए वाला पोर्शन बेसिक तो होगा ही होगा, डीए वाला पोर्शन जो ऐड होगा दैट इज कॉल्ड एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है जी। तीसरी क्या है, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इसका मतलब क्या है, कमीशन दो तरीके की होती है। एम्प्लॉई को कमीशन दो तरीके की मिलती है। एक होती है, कंपनी कहती है कि यार जितनी सेल करवा के दोगे ना, अगर 100 रुपए की सेल करवा के दोगे तो हम तुम्हें 2 रुपए कमीशन देंगे। जो सैलरी दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे अलग से, प्लस सेल की 2% कमीशन देंगे। वो वाली कमीशन यहाँ पे आएगी। एक होती है फिक्स कमीशन। फिक्स कमीशन मतलब कंपनी कहती है कि आपको महीने की 5,000 रुपये कमीशन मिलेगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। ठीक है जी। तो कौन कौन सैलरी में कितनी चीज़ें इंक्लूड हो गई, 3। पहला बेसिक सैलरी प्लस डीए एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है जी, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, ये तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी। ठीक है जी। पहले एक एग्जांपल करवाता हूँ फिर ये पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है और पेपर में भी पूरा आता ही आएगा, आएगा ही आएगा। आता क्या है, क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए रिसीव ₹10,000 एज हाउस रेंट अलाउंस HRA फ्रॉम K Limited. He paid rent 6,000 per month in लुधियाना। ठीक है जी, वो कहाँ पे रहता है, लुधियाना में रहता है जी। और नंबर 2,
उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है उसकी? 30,000 पर मंथ। डीए कितना है जी? 5,000 पर मंथ। 60% एंटर है। 60% एंटर। फाइंड टैक्सेबल एचआरए। ठीक है जी, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। चलिए निकाल देते हैं जी। अगले पेज पे जाना पड़ेगा। हमेशा सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, पहले प्रोविज़न लिख लो। एग्जम्प्टेड एचआरए। लीस्ट ऑफ। लीस्ट ऑफ क्या है जी? नंबर एक, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एचआरए हमें रिसीव कितना हुआ? रिसीव हुआ हमें 10,000 पर मंथ। 10,000 इंटू 12 दैट इज 1,20,000। ठीक है जी। नंबर दो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना था जी? रेंट पेड था 6,000 पर मंथ। तो साल का कितना हो गया? 6,000 इंटू 12 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या था? 40 या 50% ऑफ सैलरी। 40% कौन से केस में था? नॉन मेट्रो के केस में। हम कौन सी सिटी में हैं? एम्प्लॉय मतलब कौन सी सिटी में है? नॉन मेट्रो में ही है। तो 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें वर्किंग नोट बना के सैलरी निकालनी है, मीनिंग ऑफ सैलरी। तो चलिए सैलरी भी निकाल लेते हैं। ये सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। इसमें नंबर एक आती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है बंदे की? 30,000 पर मंथ है, इंटू 12, 3,60,000। प्लस होता है डीए। कौन से वाला? एंटर वाला। ठीक है जी। इस बंदे को डीए मिला कितना है? इस बंदे को डीए मिला है 5,000। 60% एंटर है। डीए 5,000 मिला है, उसका 60% एंटर है, इंटू 12। 5,000 का 60% होता है 3,000। 3,000 इंटू 12 36,000। कमीशन है नहीं। तो ये कितना हो गया जी? 3,60,000 प्लस 36,000, 3,96,000। ठीक है जी। सैलरी कितनी होगी? 3,96,000। तो 3,96,000 का 10% कितना हो गया जी? 39,600। और 3,96,000 का 40%, 1,58,400। ये तीसरी प्रोविजन का आंसर आ गया। दूसरी का आ गया 72,000 माइनस 39,600। ये हो गया जी 32,400।
तो विच एवर इज लेस, अब इन तीनों में से लेस कितना है, इन तीनों में से लेस कितना है 32,400, तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया 32,400। टैक्सेबल कितना होता है जी, रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट। रिसीव कितना हुआ था जी, रिसीव हुआ था 1,20,000। माइनस एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट कितना निकाला था हमने 32,400। ठीक है जी, तो ये हो गया टैक्सेबल 87,600। ठीक है जी, 87,600 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, फाइन। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो। पहले तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जी। चलो जी, अब इसमें एक चीज पॉइंट बताने वाला है इंपॉर्टेंट, कि कब कब सैलरी एचआरए की जो कंप्यूटेशन है वो सेपरेट करनी पड़ती है। कब कब एचआरए की जो कंप्यूटेशन है वो सेपरेट करनी पड़ती है। ठीक है, यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि कब कब कहते, इफ देर इज ए चेंजेस इन द फॉलोइंग फैक्टर, if there is any change in the following factor, then the exemption shall be worked out on monthly basis। सेपरेटली ले लो, मंथली ले लो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है मेरे, कि अगर आप चेंज आता है, किस चीज में चेंज आता है, इनमें से किसी भी फैक्टर में, एम्प्लॉय की सैलरी चेंज होती है मंथली। मान लीजिए पहले सैलरी कुछ और थी, 2 महीने बाद कुछ और हो गई, या 8 महीने बाद कुछ और हो गई। पहले एचआरए 5,000 था, फिर 7,000 हो गया, 6,000 हो गया, 8,000 हो गया, कुछ भी हो गया। पहले रेंट पेड कुछ और था, अब रेंट पेड कुछ और है 6 महीने बाद। जगह पहले मेट्रो सिटी में रहता था, अब नॉन मेट्रो सिटी में रहता है। ये चारों में से कोई भी फैक्टर में चेंज आया तो कैलकुलेशन सेपरेट सेपरेट हो जाएगी।
कैलकुलेशन सेपरेट सेपरेट हो जाएगी। सैलरी में चेंज आया, रेंट पेड में चेंज आया, एचआरए में चेंज आया, लोकेशन में चेंज आया, तो आपको अलग से कैलकुलेशन करनी होगी पूरी की पूरी। मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, फिर आप मुझे कैलकुलेट करके घर से दिखाना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर इसका पूछूंगा और बताऊंगा। लिखिए जरा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क होगा आपका एचआरए का। मिस्टर ए employed in X Limited for monthly salary $35,000, DA 2,500 पर मंथ। अब डीए में कुछ नहीं जब लिखा होता तो माना जाता है, अज्यूम किया जाता है, याद रखना ये पूरे चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर के लिए बता रहा हूँ। डीए के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो माना जाता है डीए नॉट एंटर है, ये डीए नॉट एंटर है, ठीक है। और रेंट पेड 4,000 पर मंथ, एचआरए ₹5,000 per month up to September 2021. Thereafter, it will be ₹6,000 per month, ठीक है जी। और वो कहाँ पे रहता है? नॉन मेट्रो सिटी में, ठीक है जी। सैलरी बता दी, डीए बता दिया, रेंट बता दिया, एचआरए भी बता दिया, ठीक है जी। आपको क्या करना है? फाइंड एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल एचआरए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है जी। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आप लोगों को क्या करना है? एचआरए बताना है, एग्जम्प्टेड वाला भी, टैक्सेबल वाला भी।